बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस अंक में हम पार्ट 2 यानी वर्ष का लेखा जोखा के नाम से जो दिसंबर 2023 की योजना है, जिसका एक पार्ट पहले ही हो चुका है, उसका दूसरा पार्ट हम आज देखेंगे। आज इस पार्ट में दो मुद्दों पे चर्चा की गई है। एक है कि आवागमन का पुनर्गठन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का पुनर्गठन, ठीक है। उसको लेके जो है, ये किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। अमूमन योजना में ज़्यादातर महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा चीज़ें लिखी गई जाती हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा लिखा न गया है, बल्कि योजना द्वारा खुद ही जो उसका अपना ईयर बुक है उसमें से पूरे साल की घटनाओं को इकट्ठा किया गया है, ठीक है। तो सूचना वाइज ये बढ़िया है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो अक्टूबर की आधारभूत संरचना है, उसमें जो योजना में परिवहन था और सड़क परिवहन, वो इससे काफ़ी बेहतर है। अब चूंकि मुझे पढ़ाना है, दिया है, मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप उस वाली क्लास को देखेंगे वहाँ से, ठीक है। और जो दूसरा है वह है मूनसैट मिशन, उसका या भारत का अंतरिक्ष की ऊंची उड़ान, ठीक है। चंद्रयान 3 छोड़ा, आदित्य L1 छोड़ा, बहुत सारा, ये भी उसी इसरो से ही लिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे अच्छा भी उसी आधारभूत संरचना जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला है उसी में है, इससे भी अच्छा वहीं पे है। फिर भी आओ हम इसको देख लेते हैं, ताकि किसी को ये ना रह जाए कि कुछ छूट गया है, ठीक है। आवागमन का पुनर्निर्धारण, भारत में परिवहन परिदृश्य में बदलाव। देखिए, इसमें इस लेख में योजना ने ये दिखाया है कि कैसे भारत की आवागमन पुनर्संरचना में वो हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जो भी परिवहन है, जो भी आधारभूत संरचना है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो आधारभूत संरचना है वह जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व होता है, और उन आधारभूत संरचना में परिवहन जो है वो और भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिवहन के ही द्वारा वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। ऐसे में अब प्रश्न ये है कि परिवहन को लेके भारत के में क्या क्या हुआ है। इसको कई सारे बिंदुओं में ढेर सारी है कि जैसे सड़क परिवहन में भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय हरित गलियारा योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ऐसे करके कई सारी वो सड़क की परियोजनाएं इसमें कही गई हैं। वहीं नौ परिवहन को लेकर या नौवहन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय को लेकर जो है, उसमें मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट और जो इंटरलैंड जो या अंतर परिवहन है उसको लेकर इसमें कहा गया है। साथ ही में इसमें जो है जो वायु परिवहन है उसमें तो वैसे बहुत है, लेकिन उसमें 3 मुद्दे बहुत हैं। एक, उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक जो एक बेहतर परिवहन, वायु परिवहन को एक आम लोगों तक पहुंचाने का एक व्यवस्था है। उसी की एक अगला है उड़ान 2.0 या कृषि उड़ान 2.0, उसमें कृषि और एग्रो सेक्टर के कार्गो परिवहन को लेकर है। और तीसरा है सुगम भारत अभियान। यह भी कहीं ना कहीं जो है एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बनाना है कि जिनकी मोबिलिटी में, यानी वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे या विकलांग या प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको लेकर उनका परिवहन अनुभव बेहतर रहे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। ज़्यादातर ये तथ्यात्मक ही है, देखते चले जाते हैं। परिचय की अगर बात करें तो परिवहन की एक सुव्यवस्थित और समन्वित प्रणाली किसी भी देश की निरंतर आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको लेके हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, या जो कह सकते हो जिनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मैन या हाईवे मैन बोला जाने लगा है, जो है गडकरी जी, वो बहुत उनका फेमस कथन है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति का एक फेमस कथन वो बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका इसलिए नहीं अमीर है, अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है क्योंकि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि परिवहन का किसी के देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसमें से भी सड़क परिवहन का, ठीक है। तो सड़क परिवहन आप देख लीजिए, अगर कहीं से भी अगर सड़क गुजर जाती है तो उसके आसपास आर्थिक क्रियाएं अपने आप होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये इसका महत्व है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कि देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल है, सड़क है, तटीय शिपिंग है, हवाई परिवहन, ये आदि परिवहन के कई तरीके शामिल हैं।
और ये अलग अलग मंत्रालयों के अंतर आते हैं। रेलवे मंत्रालय, रेल परिवहन रेल मंत्रालय के अंतर्गत, सड़क परिवहन सड़क मंत्रालय के अंतर्गत, पोत परिवहन जो पोत और जो तटीय परिवहन है वो पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत है। हालांकि इसको एक एकीकृत रूप देने के लिए जो है सरकार में इस सरकार ने जो है एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लाया है, उसको कि एकीकृत करके एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया जा सके, ताकि भारत की लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके, परिवहन के स्पीड को बढ़ाया जा सके। उससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था और फर्तः वो सारी जो उसके फायदे होते हैं उसको आम लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है, इसमें आप देख ही लीजिए, नौवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नागर विमान मंत्रालय, ये सारे विभिन्न तरीकों से आपस में ये जो परिवहन क्षेत्र है जिसमें रेलवे, सड़क, तटीय, हाईवे, ये इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन की। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन जो है 2009 में तत्कालीन जहाज विभाजित करके किया गया था। उसके पहले एक ही मंत्रालय था, परिवहन और राज मंत्रालय, यानी पोत वाला और सड़क एक ही देखता था जो है सेंट्रल स्तर पे। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो 98 के बाद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी बन गई थी, उसके द्वारा किया जाता था। 2009 में इसको तोड़ के जहाज रानी नाम से एक अलग मंत्रालय बना दिया गया जो पोत परिवहन और इनलैंड वाटर को देखता है, और सड़क के लिए एक, यानी कहीं ना कहीं विशेषज्ञता लाने की कोशिश की गई। और ये जो सड़क परिवहन और परिवहन जो है, ये जो मंत्रालय है, ये सड़क परिवहन परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान, नियमों, विनियमों, कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए यह शीर्ष संगठन है। ठीक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, सड़क को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, जो है उसका डिज़ाइन कैसा हो, कैसे जो है ट्रैफिक को, ये सारे जो नियम बनाए जाते हैं उसके लिए यही केंद्रीय मंत्रालय जो है जिम्मेदार होता है। और यातायात के दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी सड़क नेटवर्क के मामले में 62 लाख है, लेकिन इसका केवल 2 से 3% ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसपे कि टोटल का जो है 60% से ज़्यादा जो है परिवहन जाता है। ठीक है, और अब ये है कि इसमें इन्होंने अगला चर्चा किया है भारतमाला परियोजना। देखिए, इसी में इन्होंने जो है भारत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भी चर्चा की है। तो जब NHAI बना तो उसके में जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो 4 लेन सड़कें, इसके बाद में अब तो 6 लेन हो गई है, उसको और प्लस जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो गलियारा है, इनको और इस तरह के और डेवलप करने के लिए जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चली थी। उसके 1, 2, 3 चरण हुए थे, और बाद में उस परियोजना को एक अलग परियोजना भारतमाला परियोजना में मिला दिया गया था। उसके जो एग्जिस्टिंग वर्क थे वो सब भारतमाला परियोजना में आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप जो है अक्टूबर वाली योजना में जो मैंने पढ़ाया है, या जो अक्टूबर वाली योजना अगर आप पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ने भारतमाला परियोजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने, गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में सुधार, आर्थिक गलियारों के विकास, अंतर गलियारों, फीडर मार्गों के विकास आदि के साथ साथ सागरमाला के साथ एकीकरण की दृष्टि से NH नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की। यानी इसके तहत ये सारे काम किए गए हैं। और इसमें भारतमाला परियोजना में जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। उसमें से 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के विकास की बात की गई है, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों के साथ साथ सड़कों पर अधिकांश माल ढुलाई की संभावना है। इससे क्या होगा कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक क्षमता है उसमें जो है उसमें बेहतरी, यानी उसके खर्चे कम होंगे, उसमें गुणवत्ता आएगा, और उसको और बेहतर बनाने के लिए ये जो शहर गुजरते हैं तो शहर को बाईपास करने की या एलिवेटेड रोड और इस तरह की योजना इसमें लाई गई है। ठीक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, ये एक 2016 में शुरू की, विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई योजना है जो कुछ राज्यों में है। इसमें क्या है कि जैसे सड़क क्षेत्र से जो है जो सड़कें गुजर रही उसके आसपास एक हरित पट्टी या बनाना है, जिससे क्या हो, जिसके कुछ फायदे हैं, जैसे वायु प्रदूषण को कम करना है, धूल के प्रवाह को कम करना है,
और इसमें सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। तटबंध हैं अगर बने हैं तो उसके ढलानों पर मिट्टी का कटाव रोकना है आदि, इसको लेकर ये शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गुजरने वाले लगभग 781 किलोमीटर मार्ग को इसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब प्री का ही योजना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, शुरू में पहले जो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो शुरू में सड़कों का विकास, जो केंद्रीय स्तर पर राजमार्गों का विकास जो है, पैसा केंद्र सरकार देता था और राज्य का जो PWD वर्क डिपार्टमेंट है वो उसका निर्माण और देखभाल करती थी। बाद में उसमें गुणवत्ता लाने के लेकर केंद्र सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण बनाया, NHAI बोलते हैं, जो आज जो जितने भी नेशनल हाईवे हैं या बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं उनके निर्माण और उसमें गुणवत्तापूर्ण तरीके से करता है, ताकि गुणवत्ता, और इसके लिए गुणवत्ता के लिए क्या किया गया है, तकनीक पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है और उसमें और ज़्यादा व्यावसायिकता लाई गई है। और अब तो उसमें कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट मॉडल लाए गए हैं जो कि अपने आप रोड सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए और सरकार के राजकोष पे कम से कम प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये सारी है। इसके तहत लगभग 50,329 किलोमीटर के जो रास्ते हैं इनको राष्ट्रीय राजमार्गों का ये विकास कर रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे सहित कुल 1,32,499 किलोमीटर की ये देखभाल करता है। और देखा जाए तो ये 1,32,000 किलोमीटर है। ये टोटल जो अभी 61 लाख किलोमीटर देखे तो उसका 1.7 किलोमीटर है, लेकिन यातायात का 40% इन्हीं राजमार्ग, एक्सप्रेस यानी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर से गुजरता है। यानी कहीं ना कहीं कि भारत की जो परिवहन व्यवस्था है उसका अधिकांश हिस्सा जो है, यानी 40%, बाकी 60% तो है ही, लेकिन जो 40% है वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, उसी के समय ये 1998 में यह परियोजना बनी थी। इसको उसमें जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो रोड था, अब इसको चूंकि इस पूरी परियोजना को NSDP बोलते हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको भारतमाला परियोजना में इसके जो मौजूदा चीज़ें हैं उसमें शामिल कर लिया गया है, तो कोई वो भी नहीं है। PM गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री ने जो है अभी जैसे बताया कि रेलवे, सड़क, पोत परिवहन, उसमें इनलैंड है और बाह्य परिवहन है, रूरल रोड है, ये सारी चीज़ें, या वायु परिवहन भी है, ये सारी चीज़ें आपस में अलग अलग मंत्रालयों द्वारा देखी जाती हैं। जबकि कोई भी वस्तु या सामान चलता है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना होता है, उसको फिर कई सारे जो है परिवहन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर इनमें आपस में जुड़ाव हो जाए तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है और इंटरकनेक्टिविटी भी अच्छे होने से जो समय बचता है और यात्रा का खर्च बचता है। इसको देखते हुए सरकार ने इसे 2021 में ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मॉडल प्लान 2021 लाया, जिसमें वही सारी चीज़ें हैं। विभिन्न मंत्रालय हैं, उनको ऑनलाइन लेवल से वो मिले रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ जो भी समस्याएं आती हैं या कैसे जुड़ाव करना होता है वो उसको देकर ऐसी परियोजनाएं बनाते हैं ताकि यात्रा का समय कम लगे, और जब यात्रा का समय कम लगे और यात्रा बेहतर भी हो और सस्ती भी हो। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना, यह परियोजना है, ये भी सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ही किया जा रहा है। ये एक्चुअल में पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे कि सड़क बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे रोपवे परिवहन के द्वारा, या कुछ वाराणसी या उज्जैन जैसे शहर जो घनी आबादी के रूप से और बसे हुए हैं, वहाँ पे भी परिवहन के लोड को कम करने के लिए रोपवे की व्यवस्था करने के लिए इसको जो है पर्वतमाला परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, नौवहन मंत्रालय, जैसे आपको पता है जब सड़क परिवहन मंत्रालय देखे थे कि पहले से ये मंत्रालय और सड़क एक में था, बाद में 2009 में तोड़ के उसको सड़क मंत्रालय किया गया और इसको जहाज रानी और ये नौवहन मंत्रालय किया गया। 2020 में नाम बदल के इसका पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। यह जो है देश में बंदरगाहों के जो है बंदरगाह और साथ ही में जो इनलैंड वाटर है उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये मंत्रालय है। ठीक है, यह नौवहन से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। और अगर देखा जाए जो विदेशी व्यापार हमारा होता है वह अगर भारत की सीमा से बाहर जा रहा है, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ और जो बॉर्डर सीमा वाले देश छोड़ के, ज़्यादातर हमारा व्यापार मतलब अधिकतम व्यापार जो है हमारा
पोत परिवहन से होगा या वायु परिवहन से होगा। तो वायु परिवहन से बहुत हैवी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, इसलिए ज़्यादातर किससे जाता है, पोत परिवहन से ही जाता है। और इसके लिए इस मंत्रालय का बेहतर रूप से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अब धीरे धीरे, अभी तक तो हम अगर देखा जाए तो हम अपनी ज़्यादातर चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर थे और अपना निर्यात अभी उस मात्रा में नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम अपने निर्यात को भी बढ़ावा दे रहे हैं और वैश्विक सप्लाई चेन से जैसे जुड़ाव रख रहे हैं, ये चीज़ और महत्वपूर्ण होता जाएगा। ठीक है, समुद्री विकास की बात है तो देखिए, भारत का लगभग जो है समुद्री क्षेत्र वो है, तट है 7517 समुद्र तट है। यह मुख्य भूमि के पश्चिम पूर्वी से है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसमें 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 माइनर बंदरगाह हैं। और अगर देखा जाए कि ये समुद्री परिवहन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा के हिसाब से, यानी मात्रा के हिसाब से 95% और मूल्य के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से 68% जो है इसी समुद्री रास्ते से होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम लाया है। यह इसमें योजना ये है कि जो हमारे समुद्र तट है 7500 कुछ, उनका 14,500 किलोमीटर से जो हमने एक प्रोबेबल इनलैंड वाटर के लिए हमने जो वाटर हाईवे बनाने की बात की है, नौगम्य जल मार्ग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने देश में पोर्टेड विकास, यानी कि बंदरगाह को आधार बनाते हुए विकास की परिकल्पना के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का निवेश के साथ साथ आयात निर्यात और घरेलू व्यापार की रसद लागत को कम करना है। यानी हमारी जो मिनिमम ज़रूरत है, यानी कम से कम जितनी ज़रूरत है हमारे लॉजिस्टिक को लेकर, उतना स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूर उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ आयात निर्यात और घरेलू व्यापार में लागत को कम किया जाए। अब जैसे लागत को कम कैसे करेगा, ये नौगम्य जलमार्ग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सबसे कम, अगर प्रति वजन के अनुसार देखा जाए तो सबसे कम खर्चा और सबसे कार्बन न्यूट्रल प्रणाली कोई है तो वो जल परिवहन है। ठीक है, और भारत वैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हम इनका उपयोग परिवहन के रूप में अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा परिवहन लागत बढ़ता है। तो उसको लेकर ही यही है कि भारत में 14,500 किलोमीटर लगभग ऐसा है जो जिसमें नहरें हैं, नदियां हैं, जिनमें नौका द्वारा परिवहन किया जा सकता है, जो कि परिवहन का सबसे सस्ता मीडियन है। ठीक है, तो इसको लेकर ये विकास करने की इसमें योजना है। प्रमुख बंदरगाह, भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं 12 और 205 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह या माइनर बंदरगाह हैं। जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं इनकी पूरी देखरेख, इनके निर्माण से लेकर इनका देखरेख, इनका जो दायित्व होता है, ये केंद्रीय सूची के विषय के रूप में केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, वही जो नौ परिवहन मंत्रालय देखता है। और जो माइनर हैं वो समवर्ती में होते हैं, तो यानी इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। अमूमन इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में होता है। ठीक है, और जो जितने भाई सभी भारतीय बंदरगाहों के द्वारा प्रबंधित कुल यातायात का 55% प्रमुख बंदरगाहों द्वारा होता है और 45% अन्य जो छोटे बंदरगाह हैं, जो 205 छोटे बंदरगाह हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए ज़्यादातर फैक्चुअल ही चीज़ें हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन, इसमें कोई बहुत खास नहीं है, आप वहीं पे जाके ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना या उड़ान योजना, देखिए वायु परिवहन एक कह सकते हो कि परिवहन का तीव्रतम आरामदायक साधन है, और जैसे जैसे देश विकास कर रहा है वैसे वैसे यह एक मान्यता है कि जैसे जैसे देश विकास करेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोग बेहतर और गुणवत्तापूर्ण यातायात, त्वरित यातायात के लिए इसकी मांग बढ़ेगी। ठीक, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा देते हुए अगर देखा जाए तो वायु परिवहन उन क्षेत्रों में भी यात्रा के लिए सुगम होता है जो थोड़ा सा कटे होते हैं, जहाँ पे रेलवे जाना मुश्किल होता है या सड़क बनाना मुश्किल होता है, वहाँ भी वायु परिवहन संभव हो पाता है। तो इसी को देखते हुए और पूरे भारत में बहुत सारे इस अवसर को टटोलते हुए सरकार ने उड़ान नामक एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना बनाई है, जिसमें ये देखा, इसमें उद्देश्य यह है कि जो वायु परिवहन है उसके परिचालन लागत को इतना कम किया जा सके कि जो वायु परिवहन सेवाएं हैं वह
आम लोगों के लिए मतलब जो ऐसे क्षेत्र जहां पे छोटे छोटे शहर, जहां से वायु परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके और उसका किराया इतना कम किया जा सके कि अमूमन आम लोग भी इसकी यात्रा कर सकें। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि चप्पल पहना हुआ व्यक्ति, स्लीपर पहना हुआ व्यक्ति भी हवाई जहाज से उड़े, तो वो उसी तरह के लिए इसकी योजना है। ठीक है, कृषि उड़ान 2.0। अब ये जैसे उड़ान परियोजना थी वो आम लोगों के लिए या जो क्षेत्र छूटे रह गए उनके लिए है। जो एक कृषि उड़ान परियोजना है, इसमें क्या होता है कि देश के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे यातायात के उतने बेहतर साधन नहीं हैं, जबकि जो सब्जियां होती हैं या जो इस तरह के उत्पादन होते हैं उनको जल्दी से जल्दी अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो उनके खराब होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में जो इस तरह के कृषि उपज हैं जिनको एयर कार्गो के द्वारा, मतलब उनको अगर एयर कार्गो उपलब्ध करा दिया जाए तो उनको बेहतर कीमत मिल सकती है। और ये कहाँ पे होगा? जो कि रिमोट एरिया के, यानी पहाड़ी हैं या द्वीपीय हैं, इस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है किसानों को सस्ता या सुलभ कार्गो उपलब्ध कराने के लिए ये चीजें लाई गई है कृषि उड़ान 2.0। इसमें देखिए चयनित हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में, द्वीपों में और अन्य चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कहाँ पे अन्य चिन्हित क्षेत्र? जैसे जहाँ पे ऐसी चीजें हो जो त्वरित रूप से जिनके पहुंचाई जाने की संभावना है। जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो सेब हैं या जहाँ वहाँ के और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर समय से पहुंचा दिया जाए, या हिमाचल प्रदेश में या ऐसे बहुत सारी जगहों अगर उनको समय से पहुंचा दिया जाए तो वो हमारे लिए, उनको किसानों को भी फायदा होगा, साथ में देश में आयात निर्यात में भी वृद्धि हो सकती है। तो उसको लेकर ये कृषि उड़ान 2.0 लाया गया है। सुगम्य भारत अभियान, ये एक्चुअल में देखो, एक तो है कि वो भारत सरकार पूरी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुगम्य बनाना चाहता है। यह जो है, ये जो वायु परिवहन मंत्रालय है जो है उसका ये उसकी योजना है कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो हमारे वायु परिवहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल हो ऐसे लोगों के लिए जिनको चलने फिरने में दिक्कत आती है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनकी गतिशीलता कम हो, बीमार हो, चोट लगा हो या कुछ तरह के हो, वरिष्ठ यानी बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और कई सारे विकलांग लोग हैं जिनको हवाई यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ऐसा, जब जो निर्माण करने वाले हैं या जो संचालन करने वाले हैं वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और ऐसा बर्ताव करें कि उनके लिए भी यात्रा सुलभ हो सके, क्योंकि ये उनका अधिकार है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर ये सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, लेकिन मेन जो आप देखिएगा वो जो अक्टूबर वाली योजना है उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। उसमें भी सड़क परिवहन के लिए, रेल परिवहन इसमें बहुत अच्छा है तो उसी में ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप परिवहन को लेकर ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, नौ परिवहन वाला, क्योंकि उसमें नहीं था, लेकिन बाकी सड़क परिवहन के लिए और उसको जो रेलवे के लिए वो उसको ज़्यादा देखेंगे तो मेरे अनुसार बेहतर रहेगा। ठीक है, मुझे पढ़ाना था चूँकि दिया था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इससे ज़्यादा बेहतर वो है आपके लिए। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है, अगला जो इसमें लेख है, ये भी देखिए कि इसमें जो है योजना ने, मैगजीन ने पूरे एक साल में जो है, या कह सकते हो कि भारत की अंतरिक्ष की आज तक की विकास यात्रा को दिखाया है। और इसमें कोई एक लेख है, लेकिन बहुत मैं ये कहूँगा कि मैं भले पढ़ा रहा हूँ लेकिन बहुत बेहतर, इसमें बहुत ज़्यादा सूचनाएं इसमें नहीं है। इससे ज़्यादा सूचनाएं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो अक्टूबर की योजना है उसमें ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आइए हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ काम की चीज़ें हैं। जैसे इसमें इन्होंने बताया है, परिचय है, प्रक्षेपण यान के बारे में बताया है, नेविगेशन गाइडेंस और उसके लिए बताया है, और IRNS या जो नाविक है भारत का नेविगेशनल सैटेलाइट, और एस्ट्रोसेट जो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है, और इसी में मार्स ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। 1960 के दशक में, उस दौर में जब विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष दौड़ में लगी थी, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम का विस्तार सामाजिक लाभ प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अगर आप उसमें पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा, जो कि भारतीय अंतरिक्ष के जो वो थे, उनका कहना था कि भारत उन क्षेत्रों में पीछे न रह जाए जो भी अवसर विज्ञान भारत को देता है। ठीक है,
तो आप उसको जाके देखिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल से है। फिर भी बता देते हैं कि ये भारत सामाजिक लाभ और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के अनुसंधान से जुड़ता है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने इन हाउस और भारी संसाधनों का व्यापक उपयोग करके अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सामग्रियां और औद्योगिक प्रक्रियाएं विकसित की हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें, 50 वर्षों में हमने प्रक्षेपण अभियानों से लेके उपग्रहों के डिजाइन और बहुत कुछ कर लिया है। और आज हम केवल अपना ही नहीं, कई सारे उपग्रह छोड़ते हैं। और जैसे कहा भी जाता है कि कई सारी उपलब्धियां हैं, उसमें आप जो सबसे महत्वपूर्ण अभी हाल की है वो चंद्रयान 3 का चंद्रमा के साउथर्न दक्षिणी पोल के सबसे करीब उतरना। ठीक है, ये किसी भी देश द्वारा किया हुआ, अभी तक उतना पास या कह सकते हो कि दक्षिणी पोल के आसपास दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। और ये उपलब्धि हासिल करके भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, इसरो वर्तमान में विश्व की उन 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में शामिल हो गया है जिसके पास पृथ्वी के अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, ग्रह संबंधी खोज या एक्सप्लोरेशन, ये सारी सुविधाएं जिसके पास है वो आज इसरो हो गया है। ठीक है, 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में ऑफकोर्स नासा होगा, रूस का होगा, चीन का होगा, भारत है और यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी। ये 5 एजेंसियां हैं जिनके पास ये सारी क्षमताएं हैं। ठीक है, प्रक्षेपण यान, भारत में जो प्रक्षेपण यान की प्रणाली है कि इसने ऐसा प्रक्षेपण यान विकसित किया है जो निचली कक्षा, मझोली कक्षा, ऊंची कक्षा यानी 36,800 तक या उसके बाहर भी जो है भेज सकती है। और 500 किलोग्राम से 8,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने के लिए हमारे पास प्रक्षेपण यान है। उसमें से जो PSLV है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो 2 टन तक की जो है श्रेणी के पेलोड को ले जाने में सक्षम है, वह जो है कहीं ना कहीं भारत का या इसरो का कह सकते हैं वर्किंग हार्स है। यानी वो सबसे प्रमुख जो है, उसने कई सारे कीर्तिमान भी बनाए हैं। आप जाके ओरिजिनल वेबसाइट पे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि PSLV ने कई सारे कीर्तिमान बनाए हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भारत के इसरो के अभी भी जो वो PSLV पर ही निर्भर थी। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो अब अगला है इसमें कि अब भारत ने एक नया प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल जो है LMB-3 डेवलप किया है, जो कहीं ना कहीं बड़े उपग्रहों को 4 टन से लेकर 4 टन के उपग्रहों को GTO आदि इस तरह की इच्छा करने में ये एक 3 चरणीय यान है जिसके ऊपरी चरण में क्रायोजेनिक इंजन है। यानी जो GSLV Mark 3 है उसी का ही वर्जन है, LMB-3 है। और इसी के तहत जो है चंद्रयान को या वन वेब कमर्शियल जो इस तरह की चीज़ों को छोड़ा जा रहा है, चंद्रयान 3 को। ठीक है, और हमने जो है छोटे उपग्रहों को छोटी दूरी तक छोड़ने के लिए हमने SSLV या शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल भी हमने डेवलप कर लिया है। ठीक है, नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल प्रणालियाँ, इसरो के पास अब जो है दुनिया जैसे जो हमारे उपग्रह है या जो इस तरह है, इसके गाइडेंस को बनाने के लिए हमने जो है पूरी तरह से इन हाउस ही डेवलप कर लिया है। और हमारे पास पहले से ही सेंसर, इनर्शियल नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल प्रणाली, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी विकसित कर ली गई है। हम जो है मून ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 3 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक इसी के जरिए कंट्रोल करते हैं। और मास्टर कंट्रोल सुविधा के द्वारा जो हम अपने उपग्रह हैं उनको न केवल उनसे कंसल्ट रहते हैं, बशर्ते चंद्रयान 3 या L1 या और भी जो हम एक्सप्लोरेशन मिशन जो भेज रहे हैं उसको भी हम उसके साथ भी हम संपर्क बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, IRNS जो भारत का अपना खुद का आप कह सकते हो कि GPS है। आप GPS तो खैर अमेरिका का है, लेकिन वो इतना फेमस हो गया है कि उसी को एक्चुअल में ये नौवहन प्रणाली है जो इस पे एक जगह की स्थिति जानने के लिए उसके लोकेशन यानी उसके समय और उसके पर जो और दूरी, इसको स्पेस और लोकेशन दोनों को ध्यान में रखता है, टाइम और लोकेशन दोनों को ध्यान में रखता है। और इसकी खास बात ये है कि ये भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर के घेरे में भारत और इस क्षेत्र के लिए एकदम ठीक सही समय वाली पोजीशनिंग और टाइमिंग, स्थिति और समय का आकलन उपलब्ध कराता है जो आपका GPS करता है। और भारत कई सारे फ़ोनों में अपने नाविक को लाने चाह रहा है और बहुत सारी जो हमारी संस्थाएं हैं वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है,
पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट ये 2005 में लॉन्च किया गया था और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। मार्स ऑर्बिटर मिशन ये भी 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया था। 8 साल बाद जो है पिछले साल ही ये जो है इसका अपना जो भी काम था वो करके ये समाप्त हो गया है। तो ये देख लीजिए, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब बहुत बेहतर नहीं है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें उतनी सूचनाएं नहीं मिलेंगी। ज़्यादा चाहिए तो आप फिर अक्टूबर वाली योजना को, वहाँ पे जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जाइएगा, आपको उस क्लास वीडियो को सुनिएगा, उसको पढ़िएगा। इस पर ज़्यादा समय न व्यतीत करिए क्योंकि हमारा देखिए, हमें पढ़ाना भी हमारा दायित्व है, तो हमारा ये भी दायित्व है कि आपके समय को बचाया जा सके। ठीक है, चलिए, नमस्कार।